इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने जो मॉडल पेपर शेयर किया है केमिस्ट्री का, उसके एमसीक्यूज मैं आप लोगों को सॉल्व कराने लगी हूँ। दिस इज़ फॉर क्लास 11। यहाँ पर हमारे पास 43 एमसीक्यूज हैं टोटल, जिनको हम सॉल्व करेंगे। हर एमसीक्यूज का हमारे पास सिर्फ 1 मार्क्स है। सो 43 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके पास ये बनेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एमसीक्यूज, रेन ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज रेन ड्रॉप्स की शेप स्फेरिकल क्यों होती है? क्योंकि स्फेयर हैज़ द लीस्ट, स्फेयर का सबसे कम क्या होता है? क्या एरिया सबसे कम होता है स्फेयर का, या इसका वॉल्यूम कम होता है, या लेंथ कम होती है, या इसकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। जब हमारे पास एक स्फेयर बन जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है, वो सरफेस जितना वो वॉल्यूम घेर रहा है वो कम हो जाता है, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इसका कम हो जाता है, इसलिए रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। द क्वांटिटीज relationship between substances according to balanced chemical equation describes, जो रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है? स्टिचियोमेट्री। ये हमारे पास स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशन भी है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, ये हम जहाँ पर पढ़ते हैं, जो हमें डिस्क्राइब करता है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज स्टिचियोमेट्री। 8 नंबर 3 देखो, 870.0 हैव डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बहुत अच्छी वीडियो हमने बनाई है, जो आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। उसके अलावा जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है, यहाँ पर हमारे पास तमाम वो नंबर्स जो नॉन ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 8 और 7 तो सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर है। फिर वो ज़ीरोज़ जो दो नॉन सिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में होते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जो लास्ट वाला ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट है। तमाम वो ज़ीरो जो डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इस हिसाब से इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? बाय द फॉर्मूला n स्क्वायर। नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप किस तरह से फाइंड करोगे? वो शेल जो है उसका नंबर, उसको आप जब स्क्वायर कर लोगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। सल्फर -2, यानी सल्फर -2 जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 16 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। सबसे पहले समझो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ऐसे दो सब्सटेंसेस जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, दो सब्सटेंसेस जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो बहुत इजी चीज़ है, हमें ये देखना है कि Z नंबर जो है वो सल्फर का कितना बन रहा है यहाँ पर, और इतना ही नंबर जो सल्फर का बन रहा है वो किस और एलिमेंट का है, नीचे वाले दिए गए एलिमेंट्स में से। तो S-2, सल्फर -2 का मतलब क्या है कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स और अपने ऑर्बिट में ऐड कर लिए हैं। ऑलरेडी इसका एटॉमिक नंबर है 16, और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए तो इसका एटॉमिक नंबर इस वक्त हो गया 18। हमें नीचे वाले एलिमेंट्स में से देखना है कि किसका एटॉमिक नंबर 18 है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा विद सल्फर -2 या डायटोमिक सल्फर से। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने +1 का साइन है इसके ऊपर, ये हमें ये शो कर रहा है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसमें इस वक्त टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। इसी तरह से फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, -1 का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से छीन लिया है, गेन कर लिया है, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स थे और इस पे +1 का चार्ज हमें ये शो कर रहा है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस वक्त इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो गई 18। सो करेक्ट ऑप्शन इज पोटेशियम। इस वक्त सल्फर जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम पिच ब्लेंड वर। ये जो एक्सपेरिमेंट था पिच ब्लेंड में, इसमें सबसे ज़्यादा जो रेडिएशंस बाहर आ रही थी दैट वर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा बाहर आ रहे थे। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ईथीन, ईथीन के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से बॉन्ड्स हैं? ईथीन का मॉलिक्यूल देखो, ईथीन में हमारे पास क्या है?
2 कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। और कार्बन के चूंकि 4 बॉन्ड्स होते हैं तो 3 बॉन्ड्स इसने ये बना लिए और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। ये 1 2 कार्बन का एक बॉन्ड, फिर 4 एंड 5, ये जो 5 बॉन्ड्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। हेड ओवर लैब जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन जो है, एक कार्बन जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ। बाकी ये जो एक बॉन्ड रह गया ये पाई बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर? 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है। विच मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर, यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल है? मीथेन है, बोरॉन फ्लोराइड है, अमोनिया है और इथाइलीन है। इसमें से किसका स्ट्रक्चर लीनियर है? तो बेटा हमें पता है कि CH4C है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन के एटम है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसी तरह से BF3 टेट्राहेड्रल है और अमोनिया भी टेट्राहेड्रल है। तो लीनियर स्ट्रक्चर किसका होगा? 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास इथाइलीन का, इसका हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है। बहुत ईजी। तो मैं MCQs इसमें हैं कुछ। आइस फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज, आइस वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ वाटर। हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इज इक्वल टू, हीट एब्जॉर्ब हमारे पास किसके इक्वल होती है? चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा क्यू, जो कि इक्वल होती है इनटू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यह जो वर्क डन है, ठीक है। डेल्टा ई वर्क डन किसके इक्वल होता है? प्लस पी डेल्टा वी, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। यहाँ पर चूंकि चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई। यानी जो हीट एब्जॉर्ब होगी, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा यानी कोई काम नहीं हो रहा सिस्टम में, तो सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो लग जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 11 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो इंडिपेंडेंट हो ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करती हो। सो द फर्स्ट ऑप्शन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा मास होगा किसी चीज़ का उतनी ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी जो है ये डिपेंड नहीं करती ऑन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, क्योंकि जब आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो ये लीनियरली चलता रहेगा। एनर्जी, वॉल्यूम और एंट्रोपी, ये सब चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं, इसलिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। सिर्फ डेंसिटी जो है यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV हैज़ द डायमेंशन, प्रोडक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू W, और W जो होती है वो इक्वल होता है टू द एनर्जी। सो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा टू द एनर्जी। फॉर द रिएक्शन 2NH3N2 plus 3H2, the relationship between Kc and Kp. Now Kc और Kp हमें क्या शो कर रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने देखना है कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो 2 मोल ऑफ एमोनिया जो है वो बना रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी 2 मोल से बन रहे हैं 4 मोल्स, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए यहाँ पर Kc जो है वो कम है एज कम्पेयर टू Kp। हम कहेंगे Kc इज लेस देन Kp। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन द इक्विलिब्रियम द PCl, यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड चेंज हो रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में, ठीक है। ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज बाय, और ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, यानी ये हीट को एवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें एक ऐसा पोजीशन चाहिए इसकी कि हमारे पास क्लोरीन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, क्लोरीन ज़्यादा बढ़े। अगर हम टेम्परेचर को लोअर डाउन करेंगे तो क्लोरीन जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा।
तो हमें क्लोरीन कम मिलेगा। बल्कि क्या होगा कि जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में मिलके दोबारा PCl5 फॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि एडिंग PCl3, अगर हम यहाँ पर इस तरफ रिएक्टेंट ज़्यादा डालते जाएंगे तब भी हमारे पास रिएक्शन बैकवर्ड्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा और हमारे पास PCl5 बनेगा। इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज करने से भी हमारे पास रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। एडिंग PCl5 टू द मिक्सचर, अगर हम इस तरफ के रिएक्टेंट्स बढ़ाएंगे तभी हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे। तो क्लोरीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें PCl5 ऐड करना पड़ेगा टू द मिक्सचर, या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ऐड करना पड़ेगा टू द मिक्सचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज बेसिक, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर देखो हमारे पास एमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट हैं। जो बेसिक सॉल्ट है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ये मॉलिक्यूल है Cr2O7 का और इसके ऊपर चार्ज है -2 का। हमें पता करना है कि यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 2x, क्रोमियम क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है तो मैं 2 लिख रही हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x, प्लस ऑक्सीजन की हमारे पास होता है -2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और चूंकि 7 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ओवरऑल जो चार्ज है वो है -2 का। तो 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, 2x प्लस -14, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू -2, या 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, ये वाला 14 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 -2, तो हमारे पास रह जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, ये वाला 2 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्रोमियम की इक्वल होगी 2 + 6। Number 17. The properties of solution which depends upon number of particles of solute are called, ऐसी properties जो depend करती हैं on the number of particles of solute are called colligative properties। ठीक है, ये आपके पास definition भी है of colligative properties। ये वो properties होती हैं जो depend करती हैं on the number of particles of a solute। Number 18. If rate of reaction is independent of the concentration, अगर rate of reaction concentration पे depend नहीं करता तो ऐसे reaction को हम कहते हैं zero order reaction। Number 19. Catalyst वो substance होता है, a catalyst is a substance which increases the rate of chemical reaction because catalyst rate of chemical reaction increase करता है क्योंकि it increases the temperature, ये temperature increase कर देता है नहीं, इट इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीज करता है नहीं, ये चेंज कर देता है रेट कांस्टेंट नहीं, इट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ ये लोअर डाउन कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है जिसकी वजह से रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, नंबर 20 देखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि स्टडी के रिएक्शंस के रेट्स पे डिपेंड करती है। पूरा चैप्टर है आपके पास केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें आप क्या पढ़ते हो, रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हो। द पेनिट्रेशन ऑफ पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन एयर एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं मोटे मोटे, कहीं पर पेनिट्रेट करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बीटा पार्टिकल्स होते हैं स्लिम एंड स्मार्ट, तो आराम से किसी भी जगह पे पेनिट्रेट कर जाते हैं। बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। अ गैस एट 0 केल्विन पे गैस के साथ क्या होता है, इज सुपर कूल्ड, फ्रीजेस, लिक्विफाइज या हैज़ ज़ीरो वॉल्यूम। हैज़ ज़ीरो वॉल्यूम, अगर आप ग्राफ बना के देखो वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जब वॉल्यूम 0 केल्विन तक पहुँचता है, टेम्परेचर 0 केल्विन तक पहुँचता है तो वॉल्यूम हमारे पास लिटरली 0 हो जाता है। जब हम आइडियल गैस देखते हैं तो आइडियल गैस कौन सी गैस होती है, जो गैस लॉस को ओबे करती है, लेकिन रियल उस लाइफ में ऐसी कोई आइडियल गैस होती नहीं है क्योंकि वॉल्यूम किसी भी चीज़ का ज़ीरो नहीं होता बल्कि गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है ज़ीरो वॉल्यूम। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H8O6। इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है,
सिंपल रेशो, इसका सिंपल रेशो क्या है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C6H8 एंड C6। अब अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करती हूँ, 2 3 से 6, 2 4 से 8, 2 3 से 6, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें मैं इसको ला सकती हूँ। तो मेरे पास इनके बीच में रेशियो कितना हो गया, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा C3H4 एंड C3। तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या है, C3H4 एंड सॉरी O3। E प्लस PV इज कॉल्ड, अभी ऊपर हमने पढ़ा, एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड ड्रॉप, और प्लस वर्क डन इज इक्वल टू एंथैल्पी, डेल्टा क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन कम्स ब्लैंक नंबर 25, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल्स आर। क्वांटम नंबर वैल्यूज क्या है 3p ऑर्बिटल्स के लिए, यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटम नंबर दिए में, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n एंड द सेकंड इज एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। n जो है ये स्टार्टिंग का नंबर जो है आपको 3p में फाइंड करना है, तो n जो है दैट इज इक्वल टू 3, और p जो है ये हमें देता है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर। एज़म्यूथल क्वांटम नंबर जो है हमारे पास L से हम जिसको शो करते हैं वो कितना होता है, s ऑर्बिटल के लिए होता है 0, p ऑर्बिटल के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 एंड f के लिए होता है 3। तो यहाँ पर p के लिए एज़म्यूथल क्वांटम नंबर होता है 1। इस इक्वेशन में हमारे पास n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज द लास्ट वन, n इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 1। 26 देखो, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उसको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। लाइक नंबर 27 देखो, द नेट एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम whether it is brought about in two or more different ways in one or several steps. It is known as, ये किसका लॉ है, ये पूरा एक लॉ है और ये है हेसेस लॉ। हेसेस लॉ स्टेट्स दैट कि जो नेट एंथैल्पी होती है, इसलिए आपके पास न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, आपके पास इक्विलिब्रियम में ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप अगर रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में करते हो या वही एक ही सेम रिएक्शन आप 2-3 स्टेप्स में करते हो, टोटल जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो सेम रहता है, वेदर आप रिएक्शन एक ही स्टेप में करो या सेवरल स्टेप्स में करो। तो ये लॉ जो है ये हेसेस लॉ है और ये इसकी पूरी स्टेटमेंट है। 28 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि फुली सेचुरेटेड है, ना मीथेन में है, ना वाटर में है, ना एमोनिया में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल होता है फ्लोरीन का, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव एस्टेब्लिश्ड व्हेन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाए टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड reactants are equal, opposing reaction ceases, rate of forward reaction is twice as compared to reverse reaction, या rate of opposing reaction becomes equal. So इसका correct option है फर्स्ट वन, concentration of products and reactants are equal। जब concentration products और equal की equal हो जाए तो हम कहते हैं कि reaction जो है वो equilibrium में आ गया। Which of the following molecules has largest bond angle, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल का लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल है। तो देखो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है वाटर का, एमोनिया का भी इसी तरह से है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है हमारे पास मीथेन का, और बेरिलियम क्लोराइड का बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 180 डिग्री का इसमें एंगल होता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल बॉन्ड एंगल जो है वो बेरिलियम क्लोराइड में होता है। द वैल्यू ऑफ आर जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपने बतानी है इन एसआई यूनिट्स में। तो एसआई यूनिट्स में आप देखो, एसआई यूनिट्स में सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू होती है वो आप देखो, ना हमारे पास 0.08 होती है, हमारे पास वैल्यू होती है 8.3143 जनरल गैस इक्वेशन की। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, 8.314 है और दूसरी 8.314 न्यूटन मीटर पर सेंटीग्रेड मोल्स है। तो हमें पता है कि एसआई यूनिट्स में जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो केल्विन्स होता है, तो फर्स्ट वर्ड जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय, बोहर एटॉमिक मॉडल को किसने कॉन्ट्रडिक्ट किया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमें ये कहा गया था कि
जो एटम्स होते हैं वो एक डिस्क्रीट सेट में, एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा था कि हम एट अ टाइम साइमल्टेनियसली मोमेंटम और उसकी पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो लॉज हैं ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। द चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज टू मास रेशियो कितना है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि इसका मास जो है दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.75 इंटू 10⁸ coulombs per gram. First one is the correct option. 34 है the reaction which involves both oxidation and reduction, तो बहुत आसान है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें साथ दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ आ रहे हों। नंबर 35 द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, नंबर 1 इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है यानी रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती जाती है जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता है, या सेम रहती है या डिक्रीज हो जाती है एज अ रिएक्शन प्रोसीड। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। 36 देखो, फॉर गैसियस सिस्टम द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर सेम व्हेन, गैसियस सिस्टम में Kp और Kc की वैल्यू कब सेम होती है, जब रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, या जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, या जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, या जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स तो Kp जो है वो इक्वल होगा टू Kc। नंबर 37 heat absorbed or released during a chemical process at constant pressure is equal to heat जो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डेल्टा एच से। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज 2 पाई बॉन्ड्स, इसमें से किस मॉलिक्यूल के 2 पाई बॉन्ड्स हैं। मीथेन एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स चारों सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। इथीन का वेब हमने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें 5 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स थे और 2 हमारे पास और एक हमारे पास पाई बॉन्ड था। नाइट्रोजन में हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है। नाइट्रोजन में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो सही आंसर इसका हमारे पास ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन। No two electrons in an atom can have a same set of 4 quantum numbers is called, ये किस का प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है या किसका स्टेटमेंट है, दिस इज नोन एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। नंबर 40 देखो, अल्फा रेज क्या होते हैं, अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई, तो लास्ट ऑप्शन हीलियम न्यूक्लियाई इज करेक्ट। 41 द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती, ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करती। टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर इज कॉल्ड, किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी जो आपस में जुड़ने की है उसको हम कहते हैं कोहेजन। दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, एक कोहेजन होती है, एक एडहेशन होता है। एडहेशन वो फोर्स होती है जो किसी भी लिक्विड को उसके कंटेनर के साथ जोड़ती है, उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। लेकिन जो लिक्विड के आपस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं कोहेजन। 43 द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज, नंबर ऑफ वेव्स जो ट्रेवल कर रही हैं एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, वो क्या है, ये क्या ट्रेवल कर रही है, वेव नंबर, ये क्या है, वेव नंबर्स। ये तो हो गए हमारे पास एमसीक्यूज। आगे इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन आपने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर होगा, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।